अब हमको देखना है अमाशय के बाद छोटी आंत के बारे में कि छोटी आंत क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको समझते हैं। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं छोटी आंत को समझाने के लिए, जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे। तो ये था हमारा अमाशय, ठीक, जिसमें भोजन आके जमा होता था और भोजन अम्लीय होता था और यहाँ पर जठरस निकलता था। अमाशय के बाद शुरू होता है कौन सा अंग? छोटी आंत। छोटी आंत, ये बना लिए हम छोटी आंत। अब देखते हैं छोटी आंत हमारा टॉपिक, नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन ये है नहीं छोटा। छोटी आंत हमारे आहार नाल का सबसे लंबा अंग है। छोटी आंत हमारे आहार नाल का सबसे लंबा अंग है, इसलिए हम पहले नंबर में तो यही लिखेंगे कि यह आहार नाल का सबसे लंबा अंग है। अब देखिए अमाशय में भोजन आया, भोजन यहाँ पर HCl उसको तोड़ा, लेकिन पचाया नहीं है पूर्ण रूप से। तो भोजन को कहाँ पूर्ण रूप से पाचन होता है? तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन यही छोटी आंत करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। दो बात आप याद रखना, दोनों बात एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात, अमाशय के बाद कौन सा अंग आया? छोटी आंत है सर, ठीक। आहार नाल का सबसे लंबा अंग कौन है? छोटी आंत है सर। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन कंप्लीट होता है, यानी पूर्ण होता है। अब देखिए जब छोटी आंत यहां पर है तो यहां पर एक अंग होता है, एक जगह यहां पे रखना चाहिए था हमको। यहां पर एक अंग होता है जिसको कहते हैं लीवर। ये लीवर जुड़ा होता है किससे? छोटी आंत से। यहां पर एक और होता है अंग जिसको हम कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय भी जुड़ा होता है किससे? छोटी आंत से, ठीक। देखिए भोजन अमाशय में HCl के कारण अम्लीय था, और अब ये भोजन को छोटी आंत में आना है। तो यदि अम्लीय भोजन छोटी आंत में आएगा तो छोटी आंत की दीवार अम्ल के कारण क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो अम्ल को भोजन से निकालना होगा। अम्ल को कौन तोड़ता है? क्षार। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? अम्ल को उदासीन करने के लिए कोई ऐसा तरल पदार्थ यहाँ पर आना चाहिए जो आने वाले भोजन में क्षार को मिला करके उसको क्या कर रहा? उदासीन कर रहा। तो एक यकृत है, एक अग्न्याशय है, जिससे कुछ ना कुछ निकल के कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। पहला भाग, छोटी आंत के 3 भाग, अमाशय के भी 3 भाग। अमाशय के कौन कौन? कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। उसी तरह छोटी आंत के भी 3 भाग। कौन कौन? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम भी कहा जाता है। दूसरा भाग जो होगा वो होगा जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। पूछता है ग्रहणी आहार नाल के किस भाग का हिस्सा है? छोटी आंत का एक अंग है ये, ठीक। तो छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इलियम, जेजुनम, ग्रहणी। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये सब किसके भाग हैं? छोटी आंत के भाग। पूछेगा अमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक छोटी आंत के किस भाग से जुड़ता है? ग्रहणी से जुड़ता है। आहार नाल में भोजन का पाचन कहाँ खत्म होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भी कहाँ होता है? तो इलियम में होता है सर, ठीक। अब आगे समझते। आंत में 3 प्रकार के रस आते। यकृत से आता है पित्त रस, यकृत से आता है पित्त रस। अग्न्याशय से आता है अग्न्याशयी रस,
और आंत्र में भी होता है आंत्र रस। 3 रस कौन कौन? पित्त रस। पित्त रस कहां से आया? यकृत से आया। अग्न्याशयी रस कहां से आया? अग्न्याशयी से आया। आंत्र रस आंत्र ग्रंथि से आया। तो अब देखिए, कहेंगे छोटी आंत में कौन कौन रस? पित्त रस फ्रॉम यकृत, यानी यकृत से आता है। और कौन सा रस? अग्न्याशयी रस। आ गया। अग्न्याशयी रस के बाद कौन रस आता है? आंत्र रस आता। आंत्र रस का ही दूसरा नाम है सक्कस एंट्रिकस। ये भी पूछ देता है। सक्कस एंट्रिकस किस रस को कहते हैं? तो याद रखिएगा आंत्र रस को कहते। यहां तक किसी को समझने में तकलीफ है? बोले क्या कि अमाशय के बाद एक अंग है जिसका नाम है छोटी आंत, एक भाग है जिसका नाम है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा अंग है। अंग नहीं लिखिए, भाग लिखिए, सबसे लंबा भाग है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में 3 चीज आता है, एक यकृत से पित्त रस, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, और आंत्र में ही होता है आंत्र ग्रंथि जिससे कौन रस आता है? आंत्र रस। आंत्र रस का क्या नाम है? सक्कस एंट्रिकस नाम है। छोटी आंत के 3 भाग ग्रहणी, जेजुनम, इलियम है। यहां तक समझ गए आप? अब आगे समझिए। भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो जब पाचन होगा तो भोजन के अंदर से जितने भी पोषक तत्व होंगे वो क्या आएगा? बाहर आएगा। और जो बचा कुचा कचरा होगा वो सब छोटी आंत से, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार से बाहर निकलेगा। तो जो वो पोषक तत्व होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण होगा, उसको हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाता है ब्लड। तो ब्लड में पोषक तत्व मिलेगा कैसे? तो छोटी आंत में यहां पर आपको एक उंगली नुमा संरचना दिखता है जिसको हम कहते हैं ग्रहणी या रसांगुल। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रहणी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं रसांगुल या दीर्घरोम। ग्रहणी मिस्टेक से बोल दी, रसांगुल या दीर्घरोम कहते हैं। ये उंगली नुमा एक संरचना होता है जो सभी पोषक तत्व को क्या करता है? खींचता है। और सब पोषक तत्व को खींच के ये ब्लड में मिला देगा। और ब्लड क्या करेगा? आपके बॉडी में घूम घूम के बंटवारा करेगा। ले तिनटा तू कार्बोहाइड्रेट, तिनटा तू वसा, तिनटा तू प्रोटीन, ये करेगा। इसका मतलब है कि रसांगुल पोषक तत्व को अवशोषित कर कहाँ मिलाता है? ब्लड में मिलाता है। ये बात ध्यान रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा छोटी आंत में एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रसांगुल कहते हैं। छोटी आंत में एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रसांगुल कहते हैं। अब पित्त रस निकल रहा है यकृत से, इसका मतलब है कि हमको पढ़ना होगा किसके बारे में? यकृत के बारे में पढ़ना होगा। तो समझते हैं यकृत के बारे में। देखिए, यकृत एक प्रकार का ग्रंथि है। यकृत एक प्रकार का क्या है? ग्रंथि। कैसा ग्रंथि है? तो याद रखिएगा, यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होगा? यकृत। इसका वजन लगभग अप्रॉक्स 1.5 kg होता है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, इसका वजन 1.5 kg होता है। और ये हमारे उदर में दाहिनी ओर होता है। उदर में किधर होता है? दाहिनी ओर। अब आप देख लीजिए आपका हाथ दाहिना किधर है? दाहिने ओर स्थित होता है। यकृत को ही हम लीवर कहते हैं इंग्लिश में। इसी को इंग्लिश और उर्दू में कहो तो आप जिगर कह सकते हो। जैसे आप अपने मम्मी के जिगर के टुकड़े, छल्ला है जिगर के, इसका मतलब है आप भी यकृत के टुकड़ा है। ठीक।
अब समझिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, इसका वजन लगभग कितना होता है, 1.5 kg। तो यकृत का वजन 1.5 kg हो गया लगभग। ये कहाँ होती है, तो दाहिने ओर स्थित होता है। उसके बाद समझते हैं यकृत के बारे में। तो याद रखिएगा, यकृत से, कंची से, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता। यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता। अब देखिए, पित्त रस निकलता यकृत से है, तो यहां से निकल रहा है तो यहां जमा नहीं कर सकते हैं आप, यहां से निकलना है आप, जमा कहीं और करना है बैंक में। तो पित्त रस को निकाला कहां जाता है, यकृत से। पित्त रस का बैंक कौन है, तो पित्त रस का बैंक यानी कि पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में। पित्त रस जमा होता है पित्ताशय। इसको समझने के लिए थोड़ा सा, आशय का मतलब होता है ठहरना, मलाशय में मल ठहरता है, पित्ताशय में पित्त ठहरता है, तो उसी मूत्राशय में मूत्र ठहरता है। तो पित्ताशय में सिर्फ और सिर्फ पित्त जमा होता है, पित्त बनता यकृत में है। ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए, पूछेंगे पित्त कहाँ बनता है, पित्ताशय में बोल दीजिएगा तो जाइएगा। इसीलिए पित्त रस जमा पित्ताशय में होता है, पित्त रस बनता यकृत में, ठीक। उसके बाद भोजन अम्लीय को क्षारीय बनाना है, तो क्षारीय बनाता है पित्त रस। इसका मतलब है कि पित्त रस का पीएच प्रकृति अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो क्षारीय होता है। पित्त रस गाढ़ा हरा क्षारीय होता है। पित्त रस कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे, पित्त रस क्षारीय होता है, पित्त रस में पित्त रस में लवण होता है, पित्त रस में लवण होता है जो वसा का विखंडन करता है, जो वसा का विखंडन करता है। ध्यान से समझिए, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। यह उदर के दाहिने ओर होता है। यकृत से पित्त रस निकलता है, पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। पित्त रस में लवण होती है जो वसा का विखंडन करता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब समझिएगा कि पित्त रस वसा का विखंडन करता है, तो वसा का विखंडन होना क्या कहलाता है, तो विखंडन मीन्स क्या होना, टूटना। तो याद रखेंगे, वसा का टूटना, वसा का टूटना या विखंडन होना पायसीकरण कहलाता है। वसा का टूटना क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, पित्त रस क्या करता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है, ऑप्शन बी प्रोटीन तोड़ता है, ऑप्शन सी वसा तोड़ता है, वसा तोड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा, पित्त रस क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, पायसीकरण करता है। तो वसा का टूटना ही तो पायसीकरण है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस और वसा का टूटना पायसीकरण होता है। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया यकृत के बारे में, आप समझिए। आगे देखिए, अग्न्याशय क्या है, अग्न्याशय, अग्न्याशय को इंग्लिश में कहते हैं पेंक्रियाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, आपको याद रखना है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या था, यकृत था। इसमें याद रखेंगे कि अग्न्याशय एक प्रकार का, अग्न्याशय एक प्रकार का मिश्रित स्रावी ग्रंथि। अग्न्याशय एक प्रकार का कैसा ग्रंथि है, तो मिश्रित स्रावी ग्रंथि है।
ठीक। अग्न्याशय एक प्रकार का मिश्रित स्रावी ग्रंथि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित स्रावी ग्रंथि है? तो अग्न्याशय। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो यकृत। अब देखिए मिश्रित क्यों है? तो मिश्रित होने का मेन कारण ये है कि अग्न्याशय से हार्मोन भी निकलता है, अग्न्याशय से एंजाइम भी निकलता है। तो अग्न्याशय से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। तो पूछेंगे अग्न्याशय से निकलने वाला हार्मोन का नाम बताइए, तो आप बताइएगा क्या? इंसुलिन। अग्न्याशय से निकलने वाला हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन ब्लड में शर्करा यानी कि चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। ब्लड में शर्करा को इंग्लिश में शुगर कहते हैं, शुगर कंट्रोल करता है। कैसे करता है समझ? यदि आप मीठा खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, हर चीज में शर्करा होता है और वो सब शर्करा जो आपके बॉडी में जाता है उस शर्करा को मैनेज करने के लिए शर्करा का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन आएगा उसको कम कर देगा। लेकिन ऐसा हो अग्न्याशय में कोई गड़बड़ी हुआ, गड़बड़ी के कारण इंसुलिन निकलना घट गया, इंसुलिन क्या हो गया? कम हो गया। तो ब्लड में शुगर जो था उसको तो कम करने वाला कोई नहीं है क्योंकि इंसुलिन तो कम हो गया। इंसुलिन कम होगा तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा, ब्लड में जब शुगर बढ़ने लगेगा तो और यदि ये अक्सर खराब होने लगा तो धीरे धीरे आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ते जाएगा और जब आप जांच कराइएगा तो आपको डायबिटीज निकलेगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं किसकी कमी से डायबिटीज होता है? तो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, जो कर लो आप, डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, चीनी बीमारी होता है। क्वेश्चन पूछेंगे इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है? सर मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है? इंसुलिन अग्न्याशय में बहुत अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और भी बहुत सारे कोशिका होते हैं। ये सब 10th क्लास में आपको नहीं जानना है उतना, जान जाइएगा बताने, हमको कुछ नहीं जाएगा, आप याद भी नहीं करिएगा, दिमाग का दही हो जाएगा फिर, इसलिए समझिए। तो इंसुलिन की कमी से हमें क्या होता है? डायबिटीज होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है तो बताइए वो कौन सी बीमारी से पीड़ित होगा? डायबिटीज से, क्योंकि बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उसको इंसुलिन बॉडी में कम है। अब बॉडी में इंसुलिन कम है उसका मतलब उसको डायबिटीज होगा, इसका मतलब है कि उसको बाहर से लेना पड़ रहा है। मिश्रित हम क्यों कहे? क्योंकि इससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। इससे जो एंजाइम निकलता है, कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? एंजाइम का भी नाम लिखना होगा। तो याद रखिएगा कि अग्न्याशय से निकलने वाला एंजाइम का नाम लाइपेज। क्या क्या नाम याद रखना है? तो पहला नाम याद रखिए लाइपेज, दूसरा नाम याद रखिए एमाइलेज, तीसरा नाम याद रखिए ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस। पहला चीज एक बात दिमाग में रट लीजिए बात कि यदि एज लगा होगा तो पक्का वो एंजाइम है। एज लगा होगा तो क्या एंजाइम? लाइपेज, एमाइलेज, ग्लैक्टेज, लैक्टेज, न्यूक्लियस। एज लगा है तो एंजाइम है, ओज लगा है तो शर्करा है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सब में ओज लगा है तो वो शर्करा है। ठीक। अब ये सब का नाम आपको याद रखना है, आप रख लेना याद, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस याद रखने जुगाड़, LAT, लेट, यानी कि लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ढेरी को क्या करेगा? कर देता है इसको TAL, टाल। तो जो करो
बस याद कर। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का करेगा। याद रखिएगा कि लाइपेज वसा, लाइपेज वसा, लाइपेज वसा, एमाइलेज स्टार्च, ट्रिप्सिन प्रोटीन और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का करता है। ये था अग्न्याशय के बारे में कि अग्न्याशय को एक मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। हार्मोन इंसुलिन है और एंजाइम में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये तीनों निकलता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है सर, एमाइलेज स्टार्च का करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का करेगा। अब समझिए, वसा का पाचन लाइपेज करता है, लाइपेज अग्न्याशय से निकलता है और अग्न्याशय का सब रस आंत में जाता है, छोटी आंत में। इसका मतलब है कि वसा का पाचन कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा वसा का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो छोटी आंत नहीं मारिएगा। कहां से शुरू होता है? अमाशय से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अमाशय में एक लाइपेज होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का थोड़ा बहुत पाचन तो अमाशय में स्टार्ट कर, पूरा नहीं करता है लेकिन आंशिक पाचन यानी थोड़ा हिस्सा वसा का पाचन कहाँ करता है? वो अमाशय में करता है। इसलिए वसा का पाचन प्रारंभ होता है अमाशय से, स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है मुखमुआ से, ठीक। ये था अग्न्याशय, छोटी आंत और यकृत के बारे में। एक बार पूरा हम इसका समरी आपको बता दें। अमाशय तीन भाग, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोडिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोडिक। अमाशय का जो निचला भाग है उसका नाम है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा अंग है। इसकी लंबाई 6 मीटर होता है, इसकी लंबाई 6 मीटर होता है, इसलिए सबसे लंबा है। ऐसे 8 से 10 मीटर का तो टोटल आहार नाल है, उसमें 6 मीटर तो छोटी आंत हो जा रहा है। अब समझिए, भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना को रसांगुल कहते हैं। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। उसके बाद छोटी आंत में कौन कौन सा रस आता है? सर यकृत से पित्त रस आता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आता है और आंत ग्रंथि से आंत रस आता है जिसका दूसरा नाम है सक्कस एंट्रिकस। कोई दिक्कत? अब समझेंगे कि यकृत, यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। वजन लगभग 1.5 kg होता है। अमाशय ये जो होता है हमारा उदर, इसमें दाहिनी ओर से होता है। उसके बाद यकृत से निकलता है पित्तरस। निकलता पित्तरस यकृत से है लेकिन जमा पित्ताशय में होता है। पित्तरस क्षारीय होता है। पित्त रस में जो लवण होता है वो वसा का तोड़ता है और वसा का टूटना पायसीकरण कहलाता है। अग्न्याशय एक मिश्रित स्रावी ग्रंथि है, इसमें से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। और ऐसा नहीं सिर्फ इंसुलिन ही निकलता है, और भी निकलते हैं, लेकिन आपको इंसुलिन के बारे में जानना है। इंसुलिन हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड में जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है। यदि इंसुलिन खत्म हो गया तो ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा, जिससे डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। एंजाइम में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है। छोटी आंत हो गया। अब हमको पढ़ना है कौन सा आंत? बड़ी आंत। उसके बाद तो ये टॉपिक, ये पूरा पोषण वाला जो टॉपिक है सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब बड़ी आंत खत्म हो जाएगा आप कमेंट कर दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाना है। यदि ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाना है, पूरे इस चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव होगा उसका अलग से वीडियो बना देंगे। बस कमेंट में आप ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, ठीक। देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। अब देखते हैं बड़ी आंत को कैसे समझ इस अब देखते हैं बड़ी आंत को कि क्या होता है, कैसे होता है। यहां पर छोटी आंत बना हुआ, छोटी आंत के पास एक पतली इस तरह से नली जाती है और यहां से फिर शुरू होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत चौड़ा होता है ज्यादा,
तो हम थोड़ा चौड़ा बना दिए हैं बड़ी आंत को। देखिए ये जो छोटी आंत के चारों तरफ से जा रहा है ना, इसी को कहते हैं कौन आंत? बड़ी आंत। बड़ी आंत में दो भाग होता है, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। हिंदी में कहें तो मलाशय। तो ये जो दिख रहा है ना ये पार्ट, इस पार्ट को ही कहते हैं कोलन। और मलाशय कहाँ होगा? जहां पर मल जमा होता है। तो मल जमा होता है जहां, उसको हम क्या कहते हैं? मलाशय। और ये जो रास्ता दिख रहा है ये है मलद्वार, यानी इससे होकर के मल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बड़ी आंत, छोटी आंत में तो भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। और ध्यान से देखिएगा, ये जो कोलन है ना, यहां देखिए, यहां पे ये कोलन ऊपर जा रहा है, यहां पर कोलन इस तरह से है, और यहां पर कोलन नीचे जा रहा है। तो जो ऊपर जाता है इसको असेंडिंग कोलन, नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग कोलन, और ये है तो ट्रांसवर्स कोलन। ठीक। तो अब असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कहते हैं ऊपरी गामी कोलन, ऊपरी गामी कोलन। इसको कहेंगे अधोगामी कोलन, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ कोलन। ठीक। अब समझिएगा, बड़ी आंत में ये तो हो गया कोलन। यहां पर जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत, ये छोटी आंत, यहाँ बड़ी आंत का ये ज्वाइंट दिख रहा है, पतली सी नली, इस पतली सी नली को कहते हैं सीकम। तो क्वेश्चन पूछेगा, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर यानी ज्वाइंट पर जो नली होती है उसको क्या कहते हैं? सीकम। तो डायरेक्ट समझिए, छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। इसी सीकम के पास एक उंगली नुमा संरचना, एक इस तरह से मोटा अंगूठा जैसा एक इस तरह से बना हुआ रहता है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। इसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। क्या कहेंगे? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम क्या है? सेल्यूलोज का पाचन करना। सेल्यूलोज का क्या करना? पाचन करना। क्योंकि अब हम सेल्यूलोज खाते नहीं है, तो सेल्यूलोज को पाचन करने वाले अपेंडिक्स का भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि अब ये फालतू है, किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे आहार नाल का अवशेषी अंग कौन सा? अपेंडिक्स। ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे आहार नाल में जो एक अवशेषी अंग है वो कौन है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का। छोटी आंत और बड़ी आंत के जॉइंट को क्या कहते हैं? सीकम। मल कहाँ जमा होता है? मलाशय में। मल निकलता किससे? मलद्वार से। ठीक। उसके बाद समझिएगा, क्वेश्चन यदि ये रहे कि मल का रंग पीला किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण होता है। ये आज तक कभी पूछा नहीं है क्लास 10th। मूत्र का रंग, मल मूत्र, पता ना? तो मल का तो हो गया, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मल का गंध एस्केटॉल के कारण होता है, और भी बहुत कारण होता है। ये चीज था। अभी आपको एक और बात ध्यान में रखना है। क्या क्या? एक होता है बोलस, एक होता है काइम, एक होता है काइम। जब हम आप भोजन को मुंह में चिबाते हैं, लार के साथ मिलाते हैं, तो मुख गुहा में जो लसलसा सा भोजन बनता है ना, उसको क्या कहते हैं? मुख बोलस कहते हैं। बोलस कहाँ है? मुख गुहा में। जब वही बोलस को घोटते हैं, HCl के साथ अमाशय में मिलता है, वो बनता है क्या? काइम। काइम कहाँ होगा? अमाशय में होगा। और अमाशय से नीचे जाते हैं तो काइम जब आंत रस के साथ मिलता है तो क्या बनता है? काइल बनता है। यानी छोटी आंत में जो भोजन रहता है उसको क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से, खत्म होता है छोटी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। इसमें कोलन होता है और मलाशय होता है।
कोलन में एक ऊपरी गामी असेंडिंग और नीचे जाता अधोगामी, और ये ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ कोलन होगा। मल कहाँ जमा होता है? मलाशय में। ज्यादा समय तक यदि मल मलाशय में है और मलाशय से रिलीज नहीं किया गया है मल को, तो वो मलाशय धीरे धीरे, कचरा है ना, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं और जो गंध और अम्लीय पदार्थ वगैरह बनने लगते हैं, वो मलाशय की दीवार को नष्ट करने लगता है, जिससे यहाँ पर घाव हो जाती है और ब्लड भी साथ में, जब मल गुजरेगा तो ब्लड भी साथ में लेके आएगा, तो इसको कहते हैं पाइल्स यानी कि बवासीर। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं छोटी आंत बड़ी आंत के जॉइंट को सिकम कहते हैं। यहाँ पे एक अंग होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स सेल्यूलोज का पाचन करता है। हमारे पूर्वज यानी कि हजारों करोड़ों साल जो पूर्वज था, वो अत्ती पत्ती खा के रहता था, इसलिए उसको पचाने के लिए सेल्यूलोज था। अब हम लोग नहीं खाते हैं पत्ती, यदि हम ऐसा कोई पत्ती खाते हैं इसमें सेल्यूलोज है, तो बहुत नरम पत्ती खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज का मात्रा बहुत कम होती है, और जो होता है उसको नीन नान के कूच काच के बराबर कर देते हैं। वैसे वैसे पत्ता होता खा जाता था, तो सेल्यूलोज को ज्यादा और सेल्यूलोज को पचाना बड़ी मुश्किल होता है, इसलिए सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स दिया गया था। अभी के टाइम में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है, ये फालतू है। ऑपरेशन करके लोग निकलवा देता है अपेंडिक्स को, यदि चोट गांठ लग गया, सूजन हो गया, कुछ भी, नहीं तो अपेंडिक्स जानलेवा होता है। सूजन हो गया, कोई कारणवश कुछ हो गया तो अपेंडिक्स से सूजन हो जाएगा, तो उसमें लिक्विड भरने लगेगा, विषैला पानी वानी भर जाता है, वो फट गया तो पूरा बॉडी विषैला कर देता है, इसके कारण से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। अपेंडिक्स हमारे आहार नाल का एक अवशेषीय अंग है। धन्यवाद। जय।